वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास की हमने शुरुआत की थी। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने क्या किया कि भारत में बहुत सारे चीज़ों को दिया। वास्को डी गामा आया 17 मई 1498 ईस्वी को, और उसके बाद भारत में बहुत सारी चीज़ों को देकर गए पुर्तगाली। सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाएंगे, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस दिया, अनानास दिया, नाशपाती दिया। उसके बाद भारत में मसालों का प्रचार किया। तो ये सभी चीज़ हम लोग देख चुके थे। उसके बाद 4 गवर्नर हुए, अल्मीडा, एल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा। तो ये सभी जो हुए इनके गवर्नर हुए, और यहाँ के बाद शक्ति इनकी समाप्त हो गई। इनका अरबों के साथ काफ़ी युद्ध चला, काफ़ी अपने वर्चस्वता को लेकर समुद्र में। लेकिन अरबों की शक्ति क्यों समाप्त हो गई, पुर्तगालियों की शक्ति क्यों स्थापित हुई? तो इसका कारण था क्योंकि सामुद्रिक सामरिक शक्ति में ये काफ़ी मजबूत थे। तो चलिए हम लोग उस कारण को देखें कि क्यों, कैसे जो है पुर्तगालियों का सत्ता यहाँ पे स्थापित हुआ। तो भारत में व्यापार करने के लिए उचित परिस्थितियां थी। भारत में व्यापार करने के लिए क्या थी? तो उचित परिस्थितियां थी। मुगलों के पास नाविक शक्ति का अभाव था, क्योंकि हमने बताया था कि पुर्तगाली खोज के लिए जाने जाते हैं और वे बहुत ही महत्वपूर्ण नाविक थे। तो इसी कारण जो मुगल थे, अर्थात जो मुसलमान थे, अरबी थे, उनमें नाविक शक्तियों का अभाव था और वे कुशल नाविक नहीं थे। लेकिन जो पुर्तगाली थे वे नौसैनिक शक्ति में क्या थे? तो मजबूती थी। उनकी नौसैनिक शक्ति मजबूती थी। उनके नाव के ऊपर तोप भी लगे होते थे। साथ ही उनकी बनावट और संगठन अच्छी थी। तो पहला कारण क्या था कि पुर्तगाली जो थे वे मुसलमानों पर, अर्थात जो अरबी थे, जो मुगल थे, उन पर हावी थे। उसका मुख्य कारण था कि भारत में व्यापार करने के लिए उचित परिस्थितियां थी। मुगलों के पास नाविक शक्ति का अभाव था और वे कुशल नाविक नहीं थे। साथ ही पुर्तगालियों की जो नौसैनिक शक्ति थी वह मजबूत थी और उनके नाव के ऊपर तोपें भी लगी होती थी। साथ ही उनकी बनावट और संगठन अच्छी थी। उसके बाद पुर्तगालियों की जीत में भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने का मार्ग खोल दिया। अब देखिए, अब तो पुर्तगाली जो है वे उनको ख़त्म कर दिया गया। पुर्तगाली भारत में जैसे ही प्रवेश किए तो अब यूरोपीय देशों को लगने लगा कि नहीं, भारत में व्यापार कर सकते हैं। देखिए, जब पुर्तगाली आए और भारत से लगभग चले गए, हालांकि चले तो नहीं गए थे, 1961 में इनकी पूरी तरह से यहाँ से भारत से हटाया गया। तो पुर्तगालियों के आने के बाद क्या क्या भारत में प्रभाव पड़ा? तो पुर्तगालियों की जीत ने भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने का मार्ग खोल दिया। यूरोपीय शक्ति ने नौसैनिक शक्तियों और कुशल नाविकों की संख्या में वृद्धि हुई, और साथ ही साथ यूरोपीय अपने साथ धर्म की प्रचार के लिए, कला, संस्कृति और शिक्षा के प्रसार के लिए ईसाई मिशनरों को लेकर आने लगे। तो जैसे ही पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली अब क्या करने लगे, अन्य यूरोपियों के लिए एक मार्ग खोल दिया कि भारत में आप लोग जाकर आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और भी जितने सारे यूरोपीय कंट्री थे उन्हें लगने लगा कि चलिए भारत से व्यापार करना अब अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद काफ़ी मुनाफा हो रहा है। क्योंकि हमने बताया था कि पुर्तगाली जब मसालों को ले गए, जड़ी बूटियों को ले गए, तो 60 गुना लाभ कमाया। कहाँ पे? पुर्तगाल में। तो इस प्रकार आने का मार्ग खोल दिया और यूरोपीय शक्ति में नौसैनिक शक्तियों और कुशल नाविकों की संख्या में भी अब वृद्धि होने लगी, क्योंकि
अब उन्हें लगने लगा कि भारत में व्यापार करना आसान है, तो अधिक से अधिक मात्रा में नाविकों की संख्या वे क्या करने लगे, बढ़ाने लगे। और साथ ही साथ अब क्या करने लगे, अपनी नौसैनिक शक्ति को भी मजबूत करने लगे। इसके बाद अब भारत में वर्चस्वता स्थापित करने के लिए क्या करने लगे कि अपने धर्म का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया। और धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भी अपने साथ लेकर आने लगे। साथ ही साथ कला, संस्कृति और शिक्षा की प्रसार के लिए भी ईसाई मिशनरियों को अपने साथ लेकर आ गए। यूरोप के आसपास शक्तिशाली वंशज जैसे मिस्र, पर्सिया और मराठा आ जाते हैं। तो यूरोप के आसपास बहुत सारे शक्तिशाली वंशज जैसे कि मिस्र, पर्सिया और मराठा, ये सभी आ जाते हैं। तो यूरोप में उस समय बहुत सारे जो शक्तिशाली वंशज थे, मिस्र, पर्सिया, ये सभी क्या करने लगे, तो अपने आसपास क्षेत्र में आने लगे, जिनके कारण कई रास्तों में जो व्यापार होता था यूरोपियन का, उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो यह जो समुद्री मार्ग था अब उन्हें आसान लगने लगा। तो इस कारण भी व्यापार में भारत में यूरोपीय का जो आगमन है वह आसान हो गया। मिस्र, पर्सिया, ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार होने लगा, जिससे लोगों में राजनीतिक भय उत्पन्न होने लगा। तो ईसाई मिशनरी जब भारत में आने लगे तो भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे यहाँ के लोगों में राजनीतिक भय उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी जो राजनीति है वह अब संकट में आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार वे हिंदू और मुसलमान पर अपने धर्म की राजनीति करते थे, तो अब ईसाई मिशनरी भी आ गए। ईसाई अपने धर्म का प्रचार करने लगे, जिससे यहाँ की राजनीतिक शक्ति में भय उत्पन्न होने लगा। अकबर ने भी क्या किया था, अकबर को सभी धर्मों के बारे में जानने की इच्छा थी, इसलिए उसने हिंदू धर्म को जानने के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया। ईसाई धर्म को जानने के लिए पुर्तगालियों के पास ईसाई मिशनरियों को बुलावा पत्र भेजा। इस पर 2 ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार के लिए अकबर के पास गए, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म के प्रचार से अकबर को क्रिश्चियन बनाकर अपने अधीन कर लेना, जिससे पूरे भारत में पुर्तगालियों का क्या हो जाता, तो कब्जा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अकबर को हिंदू धर्म को जानने की इच्छा थी। अकबर, चूंकि हमने बताया था, उसने एक दिन इलाही नामक ने एक धर्म की शुरुआत की थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जो धर्मों के जो बड़े बड़े संत होते थे, ज्ञानी होते थे, वे इकट्ठा होकर अपने धर्म में के प्रचार के लिए, या यूं कहें कि अपने धर्म में शिक्षा और संस्कृति की प्रचार के लिए इकट्ठा होते थे, मीटिंग करते थे। तो इसी कारण इसी सभी धर्म को जानने के लिए अकबर ने क्या किया कि हिंदू धर्म को जानने के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया। ईसाई धर्म को जानने के लिए क्या भेजा, तो एक पत्र भेजा, बुलावा पत्र, ईसाई मिशनरियों, पुर्तगालियों के पास भेजा कि ईसाई मिशनरियों को आप भेजिए। इसके बाद 2 ईसाई मिशनरी आए, क्योंकि वे मौके की तलाश में ही थे, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि अकबर के पास जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और अकबर को क्रिश्चियन बनाकर अपने अधीन कर लेना, जिससे पूरे भारत में, चूंकि जब राजा ही ईसाई मिशनरी हो जाता तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में ईसाई मिशनरी पुर्तगालियों के कब्जे में हो जाते हैं, जो मुगल थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसी समय दूसरे यूरोपीय कंट्री, हमने बताया था कि इंग्लैंड में उस समय पुनर्जागरण आ चुकी थी। तो डच अर्थात हॉलैंड और नीदरलैंड की जो नागरिक होते हैं, हॉलैंड और नीदरलैंड को डच कहा जाता है। तो डच
और अंग्रेजों की वाणिज्यिक शक्ति भी उस समय बढ़ने लगी। क्यों? रेजिनेंस के कारण, पुनर्जागरण के कारण। और वे पुर्तगालियों को क्या करने लगे? तो टक्कर देने लगे। अब इस व्यापार के दौर में जो अंग्रेज थे और डच थे, वे भी पुर्तगालियों को टक्कर देने लगे, क्योंकि उनकी वाणिज्यिक शक्ति बढ़ गई थी। वहां पे रेजिनेंस आ चुका था, अर्थात पुनर्जागरण हो चुका था। पुर्तगालियों में स्वार्थ की भावना बढ़ गई थी और लालच भी बढ़ गया था। हमने बताया था कि जो अल्बुकर्क था, वह अल्बुकर्क क्या था, तो अब उसमें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया? तो भारत में विवाह परंपरा की शुरुआत किया, महिलाओं से लालच आने लगा। और साथ ही साथ उसने क्या किया कि उसमें स्वार्थ की भी भावना आ गई। तो पुर्तगालियों में स्वार्थ की भावना बढ़ गई, लालच की भावना बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। और उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां भी शुरू कर दी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां भी शुरू कर दी थी, याद रखेंगे। तो पुर्तगालियों में स्वार्थ की भावना बढ़ गई, लालच बढ़ गई और भ्रष्टाचार बढ़ गया, और उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां भी शुरू कर दी थी। तो यह भी उनके जो है पतन का एक कारण बना था। धीरे धीरे पुर्तगालियों का ध्यान लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील की खोज होने के बाद कहां चला गया? ब्राजील की तरफ चला गया। तो हमने बताया था ब्राजील की खोज किसने किया था? तो पेड्रो अल्कवराज। तो पेड्रो अल्कवराज जो कि वास्को डी गामा का मित्र था। तो जब वास्को डी गामा गया कहाँ पे, जो पुर्तगाल गया, तो उसने यह चूँकि भारत से सभी चीज़ों के बारे में बताया कि भारत में इतनी इतनी चीज़ें हैं, हमने 60 गुना लाभ कमाया। तो इसके बाद पेड्रो अल्कवर जो कवरेज था वह भी कुशल नाविक था, उसने ब्राज़ील की खोज किया। तो जब ब्राज़ील की खोज हो गया तो यहाँ से चूँकि भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी व्यापार के संबंधित, जैसे कि डच आ गए, अंग्रेज आने लगे, तो इनके साथ युद्ध भी हुआ, सुवेली का युद्ध। तो इसके बाद उनका ध्यान कहाँ चला गया? ब्राज़ील की खोज होने के बाद लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील की खोज होने के बाद ब्राज़ील की तरफ चला गया। पुर्तगालियों ने, हमने बताया था, तंबाकू, अनानास, शरीफा, नाशपाती, इन सभी की खोज की और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, याद रखेंगे। आलू की भी उन्होंने, आलू चूंकि उस समय भारत में चल रहा था लेकिन पूरे देश में प्रचार करने का जो काम था वह पुर्तगालियों का था। उसके बाद पपीता, याद रखेंगे, मकई, यह भी पूरे देश में उन्होंने ही प्रचार किया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में हुई। कहाँ पे? तो बंगाल के हुगली में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने की। तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की कब? 1556 ईस्वी में बंगाल के हुगली में। बंगाल के हुगली में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। किसने की? तो पुर्तगालियों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं डचों पर। अब हम लोग का जो अगला यूरोपीय शक्ति है वह डच है। डच कहाँ के? नीदरलैंड के नागरिक को डच कहा जाता है। डच नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड जिसे वर्तमान में हॉलैंड कहा जाता है, जो कि बेहद यूरोपीय शक्तिशाली देश है, याद रखेंगे। तो डच विकसित देश है। डच नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना की और उसे पूर्वी भारत में व्यापार के लिए भेजा। कि कहाँ पे? पूर्वी भारत में। एक चीज याद रखेंगे कि इन्हें 21 दिनों का टेंडर मिला था। भारत में 21 दिनों के व्यापार का टेंडर मिला था और अंग्रेजों को मिलेगा 15 दिन का। तो डच नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में डच की संसद ने एक कंपनी की स्थापना की, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में उसका नाम, जब भारत में आए तो उनका नाम हो गया डच ईस्ट इंडिया
कंपनी, और संसद ने, डच के संसद ने इस कंपनी को पूर्वी भारत में व्यापार करने के लिए भेजा। भारत आने वाला, याद रखेंगे, प्रथम जो डच नागरिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस द हस्तमान, जिसे हाउटमैन भी कहा जाता है, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। तो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस दी हस्तमान था, जिसका नाम था हाउटमैन। वह 1596 ईस्वी में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, जो कि कोरोमंडल तट में है, याद रखेंगे, वहां पे स्थापित की थी। कोरोमंडल तट में, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का जो तट है, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, जो कि कोरोमंडल में पड़ता है, वहाँ पे स्थापित की। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो वहाँ पे उसने स्थापित की, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम ने। 1610 ईस्वी में डचों ने अपना जो पहला मुख्यालय बनाया, वह पुलिकट को बनाया। तो याद रखेंगे कि पहला जो है फैक्ट्री कहाँ बनाया? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, जो कि कोरोमंडल तट में पड़ता है। लेकिन पहला मुख्यालय कहाँ बनाया? तो पुलिकट को। याद रखेंगे 1610 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, 1610 ईस्वी में। एक चीज याद रखेंगे कि हाँ, डचों के द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट मनी कंपनी की शुरुआत किसने की? तो डचों ने की। डचों के द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डचों के द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत की गई। डचों का जो मुख्य उद्देश्य था, डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में? तो पूर्व एशिया के टापुओं पर व्यापार करना। तो वास्तव में चूंकि जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था डच संसद के द्वारा पूर्वी भारत में व्यापार करने के लिए, तो पूर्वी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी था। याद रखेंगे, भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी मात्र था। चूंकि वे पूर्वी एशिया के पूरे टापुओं पर व्यापार करना चाहते थे, लेकिन बीच में जब भारत पड़ गया तो उनके व्यापारिक मार्ग में भारत एक तरह का एक कड़ी था, पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला एकमात्र कड़ी था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में, 1641 ईस्वी में बिमलीपट्टनम में, 1645 ईस्वी में करिकास में, 1653 ईस्वी में चिंसुरा में, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पे 1658 ईस्वी में पटना में। बिहार के एग्जाम के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पूछा भी किया गया है कि पहला जो है यूरोपीय कंपनी का जो फैक्ट्री लगा था वह किसका लगा था? तो डचों का। कब लगा? तो पटना में लगा 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में ही उड़ीसा के बालासोर में, 1658 में नागपट्टनम में और 1663 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री लगाई। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डचों का फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे लगा?
तो सबसे पहले 1610 ईस्वी में सूरत में, हालांकि पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे लगी, तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। लेकिन उसके बाद 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में, 1645 में करीकास में, 1653 ईस्वी में चिनसुरा में, 1658 में कासिम बाजार जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1658 ईस्वी में बिहार के पटना में, 1658 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में, 1658 ईस्वी में ही नागपट्टनम में जो कि महाराष्ट्र में है, 1663 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री लगाई। तो याद रखेंगे डचों का जो व्यापार केंद्र था वह कहां पे था, तो पिपली जो कि पश्चिम बंगाल में, और ओटवेडोर, पुलिकट को उस समय ओटवेडोर कहा जाता था, तो वही मुख्य उनका क्या था, व्यापारिक केंद्र था। तो डचों का सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन था, तो पिपली जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ओटवेडोर जो कि वर्तमान में पुलिकट कहा जाता है। और अभी हमने बताया कि डचों का निवास स्थान क्या था, तो डचों का निवास स्थान पुलिकट था जो कि निकोबार द्वीप समूह के ट्रैकोबार में है। याद रखेंगे निकोबार द्वीप समूह के ट्रैकोबार में, वहीं पे पुलिकट पड़ता है, तो वहीं पर था। याद रखेंगे निकोबार, ग्रेट जो निकोबार है, अंडमान निकोबार, उस द्वीप समूह के ट्रैकोबार में पुलिकट नामक स्थान पे। तो अभी हमने बताया कि डचों का प्रारंभिक कारखाना कालीकट, कोलांचर और मसूलीपट्टनम में था। तब मसूलीपट्टनम के बाद उन्होंने अपना प्रारंभिक कारखाना कहाँ बनाया, तो कालीकट में, उसके बाद कोलांचल में बनाया। तो डचों का प्रारंभिक कारखाना तो बना मसूलीपट्टनम में, उसके बाद कालीकट और कोलांचल में। डचों का पहला व्यापारिक केंद्र का जो बेड़ा बना वह कहाँ पे, तो मलाया द्वीप समूह में आया। इंपॉर्टेंट है कि डचों का पहला व्यापारिक जो बेड़ा बना वह कहाँ पे बना, तो मलाया द्वीप समूह में बना। 1602 ईस्वी में डचों ने बंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को परास्त किया। तो 1602 ईस्वी में डचों ने बंटम के निकट, जब डचों का व्यापारिक केंद्र यहाँ पे आया, तो पुर्तगाली उस समय स्थापित थे भारत में, तो उस समय इनका एक युद्ध हुआ। कहाँ पे, बंटम के निकट पुर्तगालियों के साथ, और पुर्तगालियों को इन्होंने क्या किया, तो पराजित कर दिया। 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा की नाकाबंदी की, अर्थात गोवा पर कब्जा किया, और 1641 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया। तो 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा की नाकाबंदी की, अर्थात गोवा पर कब्जा किया, और 1641 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया। जबकि 1653 ईस्वी में डचों ने श्रीलंका में पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करके अपना अधिकार कर लिया। तो चूंकि उस समय पुर्तगालियों का श्रीलंका पर भी अधिकार था, लेकिन 1658 ईस्वी में डचों ने श्रीलंका में पुर्तगालियों के प्रभाव को भी कम करके उस पर अधिकार कर लिया। याद रखेंगे ईसाई धर्म के प्रचार के कारण, एक बात और याद रखेंगे, ईसाई धर्म के प्रचार के कारण 1631 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां ने क्या किया था अकबर के बाद, कि 1600 ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार करने लगे थे पुर्तगाली। तो 1631 ईस्वी में जो शाहजहां था उसने क्या किया, मुगल सम्राट शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। क्योंकि हुगली में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। तो 1631 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर करने वाला कौन था, तो मुगल सम्राट शाहजहां। 1659 ईस्वी में, खैर ये बात की चीज है, 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है, और इसमें डचों की पराजय हुई और डचों का अस्तित्व भारत से क्या हो गया, तो समाप्त हो गया।
भारत से क्या हो गया, तो समाप्त हो गया और वे मलेशिया चले गए। तो 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है, और इसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया और डचों का भारत से अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वे मलेशिया की ओर कूच कर गए, मलेशिया चले गए। लेकिन उसके पहले 1667 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था। चूंकि 1667 में चूंकि अंग्रेज भी आ चुके थे उस समय, 1600 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ से उनकी एक कंपनी की स्थापना हुई तो उनका आदेश लेकर 1599 में कंपनी का निर्माण हुआ था। तो 15 दिनों के व्यापार के लिए अंग्रेज भी भारत में आ चुके थे। तो उस समय अंग्रेज भी आ चुके थे, तो डच भी आ चुके थे, तो उनके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता में क्या कहा गया कि अंग्रेजों ने कहा कि भारत को हम भारत में व्यापार के लिए आप हमें छोड़ दीजिए और आप इंडोनेशिया ले जाइए। तो इंडोनेशिया मिला डचों को और भारत मिला अंग्रेजों को। इंपॉर्टेंट है। तो इधर फ्रांसीसी भी आ चुके थे, फ्रांसीसियों का भी आगमन हो चुका था। तो एक तरफ जहां डचों ने पांडिचेरी को अधिकार कर लिया, डचों ने पांडिचेरी को अधिकार कर लिया और पांडिचेरी को लेकर डचों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हुआ था। डचों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें एक संधि हुई जिसे रिक्वेजिक की संधि कहा जाता है। रिक्वेजिक की संधि हुई और पांडिचेरी किसे मिल गया, तो वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। तो उस समय फ्रांसीसियों का भी आगमन हो चुका था और पांडिचेरी पर इनका अधिकार हो चुका था डचों का। तो पांडिचेरी को लेकर डचों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हुआ, क्योंकि पांडिचेरी पर फ्रांसीसी अधिकार करना चाहते थे। और इसके बाद एक संधि हुई जिसे रिक्वेजिक की संधि कहा जाता है, और इस संधि के बाद यह जो पांडिचेरी का इलाका है वह किसे मिल गया, तो फ्रांसीसियों को मिल गया। याद रखेंगे। 1588 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक ने विश्व भ्रमण किया और 1588 ईस्वी में जो फ्रांसिस ड्रेक था वह कौन था, तो ब्रिटिश लुटेरा था। पुर्तगालियों से भारत का नक्शा लूट लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब पुर्तगाली के नाविक यहाँ से यात्रा कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो 1588 ईस्वी में एक बार समुद्री मार्ग में एक लुटेरा मिला जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक, जो कि एक ब्रिटिश लुटेरा था। तो उसने क्या किया कि उन पुर्तगालियों से भारत का जो नक्शा था वह लूट लिया और उसके बाद वह कहाँ लेकर चला गया, तो ब्रिटेन लेकर चला गया। उस ब्रिटिश लुटेरा का नाम था फ्रांसिस ड्रेक। तो 1588 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक ने विश्व भ्रमण किया और उसी 1588 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक ने, जो कि एक ब्रिटिश लुटेरा था, तो पुर्तगालियों से भारत का नक्शा लूट लिया और यही कारण था ब्रिटिश आगमन। यही ले जाकर ब्रिटेन में दिखाया और दिखाया कि भारत कितना सुखी संपन्न देश है, कितना यहाँ पे संपत्ति है और यहाँ मसालों का काफ़ी बड़ा व्यापार है। तो इसी के बाद जो ब्रिटेन था भारत पर उसका नज़र हो गया। 1588 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा स्पेनिश आर्मीडा की पराजय के परिणाम स्वरूप पूरब की ओर जाने के लिए अंग्रेजों के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। तो अब अंग्रेजों का आगमन भी हो चुका, अब अंग्रेज भी आने वाले हैं। तो 1588 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा स्पेनिश आर्मीडा की पराजय के बाद पूरब की ओर से जाने के लिए अंग्रेजों के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। 1690 ईस्वी में, याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट है कि 1690 ईस्वी तक डचों का जो मुख्य केंद्र कहाँ था,
तो पुलिकट था। इसके बाद कौन हो गया? तो नागपट्टनम बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1690 ईस्वी तक जो डच थे उनका मुख्य केंद्र कौन था? पुलिकट था। उसके बाद नागपट्टनम हो गया। 1599 ईस्वी, अब हम लोग अंग्रेज पर आते हैं। अंग्रेजों की कंपनी का नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। अंग्रेजों की कंपनी का नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। तो अगले वीडियो में हम लोग अंग्रेजों की शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं और सबसे ज़्यादा शासन करते हैं। और उसके बाद अंत में फ्रांसीसी आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।